नोट्स इज रेडी। हम लोग का ये फर्स्ट लेक्चर है। मैं आपको यहाँ पे ही स्टार्ट से बता रहा हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू, जस्ट 1 मिनट। Okay, so here it is. This is our software project management notes. As you can see, I hope it is visible to everyone. Yes. Yes, sir. हाँ, ओके। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये हम लोग का टॉपिक है, ये हम लोग का नोट्स है। एज यू कैन सी दिस इज आवर सिलेबस। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट द सिलेबस। फर्स्ट, एज यू कैन सी ये यूनिट 1 है आपके पास। नाउ इन यूनिट 1 वी हैव total 3 chapters. This is first chapter, introduction to SPM. Second is project evaluation and program management, and third is overview of project planning. So technically when we start preparing this subject, we have to make sure कि आपको 75 मार्क का पेपर अटेंड करना है। रिमेंबर 100% पेपर अटेंड करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। सिलेबस पूरा आपको 100% कवर करना है पढ़ने के टाइम पे, दैट इज नॉट कंपलसरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आउट ऑफ दिस 3 चैप्टर्स जो यूनिट 1 में है, 2 चैप्टर्स बहुत थॉरली प्रिपेयर करना है। एंड थर्ड चैप्टर जो है उसमें से आपको जो सिलेक्टिव टॉपिक आप इजीली याद रख सकते हो वो प्रिपेयर करोगे। एग्जैक्टली सेम पैटर्न वी फॉलो फॉर यूनिट 2 एज वेल। चैप्टर 1, चैप्टर 2 सॉफ्टवेयर एस्टिमेट्स, एंड उसके बाद हम लोग के पास ओके, सो इन यूनिट 2 वी हैव ओनली 2 चैप्टर्स। तो उसमें से एक चैप्टर आप बहुत थॉरली प्रिपेयर करेंगे, सेकेंड चैप्टर में से हाफ टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे जो यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं या उसमें रिपीट होने के चांसेस होते हैं, जो मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर में बताऊंगा आपको। सो इन यूनिट 2 1.5 चैप्टर आप बहुत प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। देन यूनिट 3 एग्जैक्टली सेम पैटर्न, 3 में से 2 चैप्टर्स थॉरली, थर्ड में से सिलेक्टेड टॉपिक्स। सेम वे यूनिट 4 अगेन वी हैव 3 चैप्टर्स, एनी 2, एंड थर्ड में से सिलेक्टिव। एंड यूनिट 5 बहुत सिंपल है ये, तो इसमें आप ज़्यादा ऐसा सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बहुत छोटा सा यूनिट है। सो यूनिट 5 हम लोग मिस नहीं करेंगे, ईजिली हम लोग उतना पढ़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके पास यूनिट 1 है, और जो रेफरेंस बुक आपको यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया है वो रेफरेंस बुक में ही जो जो पॉइंट्स है, जो जो टॉपिक्स है, वो ही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग और आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट देयर इन यूनिवर्सिटी सिलेबस। सो मैंने आपको ये जो नोट्स है उसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी जो पॉइंट्स बताया है वो यहाँ पे है, दैट इज आर सिलेबस। वो सिलेबस में जो टॉपिक जहाँ पे है वैसे ही मैंने एग्जैक्टली आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, सो दैट कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने कौन से नोट्स रिफ़र किए हैं, सिलेबस कहाँ पे जा रहा है। आप बहुत इजीली इस चीज़ों को मैचअप कर सकते हो। सो इसके लिए मैं आपको टू द पॉइंट डायरेक्टली जो हम लोग की टू द पॉइंट चीज़ें रिक्वायर्ड है उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 चैप्टर 1 है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया वैसे ही एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो होगा। यूनिट 1 में हम लोग के 3 चैप्टर्स है, आउट ऑफ दोज 3 चैप्टर्स दिस इज आवर चैप्टर 1 जो आपको बताता है एसपीएम क्या होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये नोट्स में मैंने सर्टन बेसिक चीज़ें प्रिपेयर भी किया है, बट बिफोर स्टार्टिंग विथ SPM मैं I want you to at least just revise और brush up a few things, और वो जो चीज़ें हैं वो है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट। बिकॉज डायरेक्टली यूनिट 1 में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग सिलेबस चालू करें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेटर टू मेक थिंग्स सिंपल एंड क्लियर। हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने SY में पढ़ा था उसका कुछ बेसिक हम लोग 1-2 कंसेप्ट पढ़ेंगे,
बिकॉज वो जैसे आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको ये वाला जो कंसेप्ट अब मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इजीली आप लिंक कर पाएंगे। ऐसे ही हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इट माइट पॉसिबल कि हम लोगों ने जो एस वाई में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था वो ज़्यादा चीज़ें आपको याद भी ना हो। तो बेटर कि हम लोग बेसिक में आपको एक दो पॉइंट्स कुछ वहाँ पे बता रहा हूँ, फिर अगेन हम लोग यहाँ पे आएंगे वापस। जब यहाँ पे कोई एडवांस टॉपिक आएगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो वापस हम लोग फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला कंसेप्ट रिवाइज करके वापस यहाँ पे आएंगे, सो दैट आपको पता चलते जाए कि मैं डायरेक्टली कोई टॉपिक ऐसे ही पढ़ा नहीं रहा हूँ। हम लोगों का वो प्रीवियस सब्जेक्ट से आपका लिंक्ड है वो टॉपिक, और वो अगर आपने एटलीस्ट एक बार अगर वो पढ़ा है तो आप इजीली उसको रिवाइज करके ये वाला कंसेप्ट प्रॉपर समझ सकते हो। दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस। सो विल जस्ट स्टार्ट विद दैट। सो एज यू कैन सी, ये हम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जो नोट्स है, इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, बट स्टार्टिंग में हम लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से जो कंसेप्ट पढ़ना है फॉर स्टार्टिंग विद एसपीएम। एज यू कैन सी कि अगर हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो डेवलपमेंट में मेन जो कॉमन इश्यूज आते हैं वो क्या रहते हैं। सो ये आपने पिक्चर बहुत बार देखा रहेगा, जहाँ पे आपको बताया क्या है कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखो कस्टमर, यहाँ पे अगर आप ये इमेज में देखोगे तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि उसको ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है। अब आप जो या कोई भी आपके टीम में से, डेवलपमेंट टीम में से कोई एक पर्सन है जो जाके समझता है कि ओके उसको ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसा कोई एक झूला लगाना है, लेकिन उसने क्या समझा कि वो जो झूला है वो ऐसा होगा, 3 लेयर्स वाला नहीं होगा। नाउ उसके आगे जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट को एनालाइज किया, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज है। रिमेंबर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आपने सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल पढ़ा रहेगा, रिक्वायरमेंट फेज होता है। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग उसने ये वे में गैदर किया। जब टेक्निकल पर्सन ने वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया तो उनको ऐसा लगा कुछ, और जब हम लोगों ने प्रोग्रामर ने उसके लिए प्रोग्राम लिखा कुछ ऐसा हो गया। और जो हम लोगों का मेन जो पर्सन था जो कस्टमर के साथ डील कर रहा था, जिसने प्रोजेक्ट एस्टिमेट दिए, तो प्रोजेक्ट एस्टिमेट देने के टाइम पे उसने प्रोजेक्ट के बारे में इतना कुछ बोला कि हम लोग इतना कुछ आपको दे रहे हैं। सो एज यू कैन सी कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो पर्सन है, जो पर्सन कस्टमर के पास बिजनेस डील करने जा रहा है, एक उसको पैसों के बारे में बोल रहा है, वो बोलने के टाइम पे वो उसको बता रहा है कि हम लोग बहुत सारे चीजें आपको देने वाले हैं। कस्टमर एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट कर रहा है। जब हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर किया तो हम लोगों को इतने ही रिक्वायरमेंट्स मिले, बिकॉज कस्टमर ज्यादा टेक्निकल नहीं है। अब वो रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट थे, एंड बिकॉज ऑफ दोज इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स जब अगर किसी ने वो एनालाइज करके प्रोजेक्ट डिजाइन किया तो उसके डिजाइन के बेस के ऊपर ऐसा कुछ बना, और ये डिजाइन करेक्ट नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोगों ने कस्टमर के रिक्वायरमेंट प्रॉपर समझे नहीं थे, तो उसके बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट्स रॉन्ग थे। रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर जो हम लोगों ने एनालाइज और डिजाइन किया वो रॉन्ग हो गया, और बिकॉज ऑफ रॉन्ग एनालिसिस एंड डिजाइन जब अगर हम लोग वो प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट भी रॉन्ग जाता है। सेम वे बहुत बार ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग बनाते हैं, जैसे आप देख लो कि आप जब अभी अपना प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो बहुत बार ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक प्रोजेक्ट कभी बनाया नहीं है। आई मीन मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने कभी डायरेक्टली ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं किया है, और ये डिफिकल्टी सबके साथ होता है। तो अभी तक हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, तो विदाउट डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना आपका एसपीएम का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो बनाया वो टाइम पे हम लोग के पास सर्टेन चीजें नहीं थे, बहुत सारी चीजें मिसिंग थे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है वो कैसे बनाए। आप जब एक्चुअल डेवलपमेंट चालू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में जो डायग्राम्स बनाए थे वो डायग्राम्स अभी सबमिट करने के लिए आपने बना दिए, लेकिन जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट करते हो तो आपको पता चलेगा कि वो डायग्राम मैच नहीं कर रहे आपके एक्चुअल डेवलपमेंट के साथ। डेटाबेस डिजाइंस के जो आपके डायग्राम्स होते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स होते हैं, ईआर डायग्राम्स होते हैं, तो आपको जब आप प्रैक्टिकली डेवलप करते हो ना तब आप उसको मैच कर पाते हो कि वो एग्जैक्टली हम लोग के प्रोजेक्ट आइडिया के बेस के ऊपर चल रहा है नहीं चल रहा है। अदरवाइज बहुत बार यही होता है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो बनाया उसमें हम लोगों के पास ज़्यादा चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के बारे में। जब हम लोगों ने ऑपरेशन इंस्टॉल किया तो ऐसा था,
कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे थे। सपोर्ट टीम, अब सपोर्ट टीम बहुत बार जो अगेन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों ने कोई नए टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, तो हम लोग का सपोर्ट टीम जो है वो नए टेक्नोलॉजीज को समझ नहीं पा रहा है, या उसको कस्टमर के जो रियल टाइम में जो प्रॉब्लम्स है उसको वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। और एग्जैक्टली सिमिलर वे बाद में लास्ट में कस्टमर के नीड्स क्या थे, तो कस्टमर का नीड्स था भाई इतना सिंपल सा प्रोजेक्ट चाहिए, लेकिन हम लोगों ने उसको रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर कुछ दूसरा बताया, डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ अलग हो गया, और सपोर्ट के टाइम पे फिर हम लोगों को ही पता नहीं था कि एग्जैक्टली हम लोगों को कैसे उसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हम लोगों ने ये समझा था। तो अगर आप प्रॉपरली अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसपीएम अगर फॉलो नहीं करते हो तो ये जो हम लोगों ने प्रॉब्लम देखे ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, बिकॉज आप देखो कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं बहुत बार 6 मंथ्स 1 ईयर जितने बड़े होते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि आफ्टर 1 ईयर हम लोग को पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो डिजाइन्स या रिक्वायरमेंट्स गैदर किए थे वो डिजाइन्स या रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट थे, या वो डिजाइन्स और रिक्वायरमेंट्स फॉल्टी थे। तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ एफर्ट्स आपको अब वापस क्या करना पड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट्स रिजॉल्व करके वापस आपको अपना प्रोजेक्ट्स रीस्टार्ट करना पड़ेगा। दैट कंज्यूम्स a lot of efforts. So to avoid such unnecessary efforts, SPM is most important. So यहाँ पे देखो आपको क्या बताया, एक टीम में बहुत बार होता है as you can see कि हम लोग के पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सन होता है ऑन साइट जो काम कर रहा है। अब ऑन साइट काम करने वाले पर्सन को कभी भी नहीं पता होता है कि डेवलपर को कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक टीम को जो लीड करता है वो टीम लीडर होता है ना, और उसके बाद हम लोग के पास टेस्टिंग टीम होता है। तो ये हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट होता है जो आपको एससी में आपने पढ़ा रहेगा, नहीं भी पढ़ा है इट्स फाइन। तो हर बार क्या होता है, जब कभी हम लोग डेवलपमेंट में सर्टेन चेंजेस करते हैं या अपडेट करते हैं, उसके साथ में हमेशा आपको एक नया बग मिलता है, और ये नया बग जो है वो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ देता है वो डेवलपर को देता है। तो अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है ऑन साइट जो कस्टमर के साथ डील कर रहा है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो हम डेवलपर को साथ में फॉलो कर रहा है, ये दोनों को डेवलपर के साथ में एक प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, उसके साथ एक डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बोलने के लिए बहुत बार प्रोजेक्ट मैनेजर्स बहुत बड़े बड़े चीज़ें कस्टमर को बोल के आते हैं, बहुत ज़्यादा बोल वचन दे के आते हैं, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है कि नहीं डेवलपर के लिए, ये तो पूछ लो। बिकॉज डेवलपर के पास लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स है, लिमिटेड लोग हैं विथ लिमिटेड नॉलेज, और उनके पास जो स्पेसिफिक चीज़ें आपने कस्टमर को प्रॉमिस की है डेवलप करने के लिए, वो डेवलप करने का ये डेवलपर के पास एक्सपर्टीज है या नहीं, ये तो एक बार देख लो। बिकॉज आपने एक वेबसाइट बनाने बोला है और आपके पास जो डेवलपर है वो मोबाइल ऐप डेवलप करने में एक्सपर्टाइज है। तो अब वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप बनाना, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स, दिस आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। भले आइडिया सेम हो, भले मुझे फेसबुक ही बनाना है, लेकिन फेसबुक का मोबाइल ऐप बनाना एंड फेसबुक का वेबसाइट बनाना, दिस आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। So better to consult first with developer कि developer is comfortable till what point of time, कितने लेवल के प्रोजेक्ट तक वो कंफर्टेबल है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है और वो टाइप के प्रोजेक्ट में अगर हम लोग एंटर हो रहे हैं, दैट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम, अ बिग मेस फॉर आवर कंपनी एज वेल। बिकॉज डेवलपर अगर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे बग्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और मार्केट में इमेज खराब होता है। आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है अभी वो सेम प्रोजेक्ट में, तो एट दी एंड आपको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो तो कॉमन ही है। बट उसके साथ में आपको लॉस होते जाएगा, मतलब आप अपने खुद के पॉकेट से पैसे डाल के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। बिकॉज एक लीगल अग्रीमेंट होता है, तो लीगल अग्रीमेंट आप ब्रेक नहीं कर सकते, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग के पास दो पैटर्न्स, दो वेज होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए, जो आगे हम लोग एसपीएम में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट फॉर इंट्रोडक्टरी पार्ट कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग बताएंगे कि हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे वेज है। हम लोग के पास एक प्रोजेक्ट है, अब वो प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग वो प्रोजेक्ट में कितने लेवल तक इन्वॉल्व हो सकते हैं।
अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर मैं वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता तो फिर मैं वो प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करूंगा। आई होप आप लोगों ने वर्ड सुना रहेगा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स करने का मतलब होता है कि जितना लेवल का प्रोजेक्ट मैं बना सकता हूँ वो मैं बनाऊंगा, और बाकी जो पार्ट प्रोजेक्ट का अगर मैं नहीं बना सकता तो उसको मैं कोई थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करूंगा जो उसमें एक्सपर्ट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट अच्छे से डेवलप कर सकता हूँ, तो वेबसाइट डेवलपमेंट मैं करूँगा, और वो वेबसाइट के लिए जो मोबाइल ऐप बनना है वो मोबाइल ऐप मैं आउटसोर्स करूँगा जो कोई थर्ड पार्टी बनाएगा, जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में एक्सपर्टाइज रहेंगे, और फिर हम दोनों साथ में कंबाइन वो प्रोजेक्ट को कैसे सिंक्रनाइज कर सकते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया, मैं मोबाइल ऐप नहीं बना सकता, तो अगर मैं वो मोबाइल ऐप बनाने का ट्राई करूंगा तो सबसे पहले मुझे एंड्रॉयड या फिर iOS जिस पे भी बनाना है वो टेक्नोलॉजी मुझे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अगर मैं बहुत फर्स्ट टाइम अगर मैं बना रहा हूँ तो ऑफ कोर्स बहुत सारे एरर्स बग्स आएंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक एक्सपर्ट पर्सन एक मोबाइल ऐप अगर 1 महीने में बना सकता है, वही मोबाइल ऐप एक फ्रेशर को बनाने के लिए एटलीस्ट इट विल टेक 2 to 3 months। मतलब आपका टाइम जो है वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा जा रहा है अगर आप कोई ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो जिसका आपके पास नॉलेज नहीं है। तो बेटर हम लोग SPM पढ़ने का पर्पज़ ये रहता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेज करने का पर्पज़ ये रहता है कि हम लोग हर एक चीज़ खुद से बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका बजट कितना है, विद इन दैट बजट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब आपके पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड लोग है, और वो इतने जो लिमिटेड रिसोर्सेज को कंबाइन करके क्या चीज़ आप बना सकते हैं और क्या चीज़ आप नहीं बना सकते, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है। तो वंस वी डिसाइड कि क्या चीज़ हम लोग बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे ऑन सेकेंड पॉइंट, और वो जो सेकेंड पॉइंट होगा वो ये होगा कि अब इसमें से हम लोग बाहर कौन से प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करेंगे। आप देखो कि इंडिया में हम लोग जो इतने सारे आईटी कंपनीज जो चल रहे हैं, आप भी पास आउट हो गए, कहीं ना कहीं आईटी जॉब जो आपको मिलेगा ना, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स। इंडिया में आईटी इंडस्ट्री जो इतना बूमिंग है वो इसी के लिए है कि यूएस में कोई प्रोजेक्ट्स जो वो लोग लेते हैं डॉलर्स में, और उसमें फिर वो अपना प्रॉफिट निकाल के रुपीज में इंडियन कंपनीज को पे कर रहे हैं या इंडियन डेवलपर्स को पे कर रहे हैं जो फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर बहुत बार वर्क करते हैं। तो उनको क्या हो गया, कॉस्ट बेनिफिट मिल गया। उन्होंने $10,000 लिए, आपको यहाँ पे उन्होंने 50,000 60,000 दे दिए, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप जहाँ पे रहते हो उसके हिसाब से आपको भी प्रॉफिट हो रहा है। दोनों पार्टीज प्रॉफिट में है और सबको काम भी मिल रहा है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट समझना, प्रोजेक्ट कहाँ तक हम लोग बना सकते हैं, कितने बजट में बना सकते हैं, कितने लोग लगेंगे, और इतने लोगों के साथ इतना प्रोजेक्ट बनाना पॉसिबल है कि नहीं, ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जाके हम लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। और अगर मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट मैं नहीं बना सकता हूँ तो बहुत बार हम लोग उसको अवॉइड भी करते हैं, या फिर हम लोग देखेंगे कि कोई दूसरा कंपनी है जो हम लोगों को ये प्रोजेक्ट बना के दे सकता है, तो हम लोग उसके साथ डिस्कस करेंगे वो कितना हम लोगों को वो प्रोजेक्ट के लिए चार्ज कर रहा है, और फिर उसमें हम लोग अपना कोई कमीशन ऐड करके डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करेंगे। ऑफ कोर्स कस्टमर को ये नहीं पता होगा, लेकिन दिस इज़ द बेसिक पैटर्न कि बहुत सारे आईटी कंपनीज जो चलते हैं वो हमेशा ऐसे वर्क नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप देखो कि विप्रो में वी हैव मैनी टाइम इन विप्रो एज वेल कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू जो लोगों को वो हायर करता है, तो बहुत बार आप लोगों को जाके आगे कहीं दूसरे कंपनीज में टेम्पररी सर्टन प्रोजेक्ट्स पे काम करना रहता है। पेमेंट आपको विप्रो करेगा, वो कंपनी विप्रो को पे कर रहा है बिकॉज वो अपने डेवलपर्स भेज रहा है। तो मैंने कोई एक प्रोजेक्ट मुझे आज मिला है, लेकिन आगे फ्यूचर में ही मुझे कंटिन्यूअस ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे नहीं मिलते रहेंगे ये मुझे पता नहीं है। तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, उसके लिए मुझे 10 PHP या .NET डेवलपर्स की ज़रूरत है, तो मैंने विप्रो को कंसर्न किया, विप्रो ने मुझे 10 डेवलपर एक प्रोजेक्ट के लिए टेम्पररी 2-3 मंथ्स के लिए दे दिए। अब वो डेवलपर्स जो है वो मेरे प्रोजेक्ट पे, मेरे ऑफिस में या मेरे प्लेस पे जहाँ पे भी अपने घर से जहाँ से भी काम कर रहे हैं वो काम करेंगे। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उनका मेरे साथ अग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, मैं पे करूंगा विप्रो को, विप्रो पे करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। ये पैटर्न फॉलो होता है।
तो ऐसे हम लोग के आईटी इंडस्ट्रीज काम करते हैं, और इसी में हम लोग बेस्ट वे में अपना काम, अपना प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एसपीएम, दैट इज योर सब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो क्लियर है सबको। एसी का जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, आई होप दैट इज क्लियर। एंड सीआर विजिबल है ना पीडीएफ अभी भी? Yes, sir. हाँ, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट विथ यूनिट 1 एसपीएम का, यूनिट 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एसपीएम, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो मैंने आपको एसी का सर्टन चीज़ें जो हम लोग को रिवाइज करने थे वो मैंने करा दिया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं टेक्निकली जो डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड किए हैं वो समझते हैं। सो यहाँ पे देखो आपको दो क्वेश्चंस दिए, व्हाट एग्जैक्टली इज एसपीएम। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रोजेक्ट क्या होता है। अब आपने देखा रहेगा हाईवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स, एक बिल्डिंग बनाते हैं उसको भी प्रोजेक्ट बोलते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आगे सॉफ्टवेयर वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग इन एनी फिजिकल प्रोजेक्ट बट डीलिंग इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो दिस इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जैसे एग्जैक्टली जो पैटर्न, जो वे हम लोग फॉलो करते हैं एक फिजिकल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे एक रोड प्रोजेक्ट बनाना है हम लोगों को, एक बिल्डिंग बनाना है हम लोगों को, तो उसके लिए जो पैटर्न, जो कंसेप्ट, जो फॉर्मेट फॉलो होता है, एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं जब हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग जो है यहाँ पे आपको दिया है कि प्रोजेक्ट सक्सेस है या फेलियर है। आई मीन फेलियर नहीं होगा लेकिन एक्सपेक्टेशंस अचीव नहीं कर पाएगा, ये पैटर्न होता है कि बहुत बार आपका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ मतलब प्रोजेक्ट पूरा फेल नहीं हो गया, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं चल रहा है, आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं चल रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाट हैपन्स कि कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो एक्सपेक्टेशंस आप फुलफिल नहीं कर पाए, एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय कि आपका प्रोजेक्ट 100% सक्सेस नहीं हुआ। तो रिमेंबर एसपीएम डिफाइंस अस, जैसे हम लोगों ने भी बहुत बार सुना है ना कि जो अगर कोई पर्सन अगर ट्राई करता है तो वो या तो सक्सीड होता है या वो फिर कुछ सीखता है, फेल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रोजेक्ट को फेल नहीं बोलते हैं। आपने प्रोजेक्ट बनाया है, या तो वो सक्सेस हो गया या फिर आपने उसमें सीखा कि कस्टमर के कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो आपने मिस कर दिए, तो आप उसको नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट साइकिल में उसको कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत बार बहुत ज़्यादा मनी कंपनीज जो है वो आईसीटी के लिए पे करते हैं। आपने एक वर्ड सुना रहेगा आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लोगों को इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म करने के लिए उनको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनके साथ, और आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई माइट बी यूजिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, या और बहुत सारे जो हम लोग के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है वो यूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू हम लोग अपने प्रोजेक्ट को, अपने आइडियाज़ को एक बड़े ग्रुप तक पहुंचा रहे हैं। दैट इज कम्युनिकेशन, या आप सिर्फ उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, और ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट करने के लिए आपने एक टेक्नोलॉजी एज अ मीडियम सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बताया कि यूके गवर्नमेंट जो है वो 2003 एंड 4 में बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो अपने आईसीटी में वो इन्वेस्ट करते थे, जिससे वो लोगों को इन्फॉर्म कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। आपने देखा रहेगा कि पेपर्स में बहुत बार टेंडर्स के लिए इनविटेशन आता है कि हम लोगों को, गवर्नमेंट को कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है। या फिर एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने मिठीबाई कॉलेज सुना रहेगा पार्ला में जो है, उनका टोटल कुछ 18 स्कूल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, देन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस सब मिला के 18 या 19 कुछ इंस्टीट्यूशंस है, अलग अलग डिवाइडेड है। अब उनका रिक्वायरमेंट ये था कि ये 18 to 19 जो भी इंस्टीट्यूशंस है ये सबको उनको एक बड़े से सॉफ्टवेयर में कंबाइन करना है, जिसको हम लोग सैप बोलते हैं। आपने सैप वर्ड सुना रहेगा, बहुत बार हम लोग भी ऐसे सैप डेवलपमेंट में जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो, तो उसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया था, और जो भी एक्सपर्ट लोग हैं
जिनके पास एक्सपर्टीज़ है इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जहाँ पे वो 18 to 19 इंडिविजुअल जो उनके स्कूल कॉलेजेस है उनको कंबाइन एक रूफ के नीचे ला सके, एक सॉफ्टवेयर में ला सके, सो दैट उनका पेमेंट सिस्टम कॉमन हो जाए, उनका जो रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है वो कॉमन हो जाए, एडमिशन प्रोसेस कॉमन हो जाए। तो एक ही जगह से आप सारे कॉलेजेस स्कूल का एडमिशन कंट्रोल कर सकते हैं, टोटल कितने एडमिशन हुए वो देख सकते हैं, एक ही लोकेशन से आप उनका अटेंडेंस में मॉनिटर कर सकते हैं। ये सब कुछ अंडर एक रूफ हो सकता है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ पे रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो था उसका अमाउंट कम था, लेकिन आपने वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो एडवर्टाइज देना है या लोगों को, आप जो लोगों को अप्रोच कर रहे थे उसके लिए जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इट वाज वे मोर कंपेयर टू द एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट सपोज 1 करोड़ का है और 20-25 लाख, मतलब 25% ऑफ दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट आपने आईसीटी में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये आपका प्रोजेक्ट का लॉस हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप लोगों को इन्फॉर्म या कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ पार्ट ही आपका प्रोजेक्ट का टोटल एक्सपेंस में से आप इन्वेस्ट या वहाँ पे आप एक्सपेंस आपका कैलकुलेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो आपके फंड्स है वो कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो वही है, प्रोजेक्ट ऑफन फेल्स बिकॉज आपने थर्ड पार्टी के साथ जो आपने आईसीडी फॉलो किया है। सपोज यहाँ पे क्या बोला है, ओनली अ थर्ड पार्टी ऑफ आईसीडी प्रोजेक्ट्स आर सक्सेसफुल, 82% वर लेट एंड 43 एक्सीड्स देयर बजट। तो आपने थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, हम लोग के पास डिजिटल मार्केटिंग समझ लो, चलो आईसीटी को हम लोग सिंपल वर्ड्स में फिलहाल के लिए डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं। अब हम लोग के पास डिजिटल मार्केटिंग का इतना एक्सपर्टीज नहीं है, एक अलग से एक थर्ड कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो थर्ड पार्टी को हायर करेंगे जो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम एफर्ट्स या मैक्सिमम रिजल्ट कैसे दे सकता है ये उनको पता रहता है। तो बस हम लोगों ने यही किया है, हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी हायर किया, और वो जो थर्ड पार्टी जो स्पेशलाइज है डिजिटल मार्केटिंग में, वो मिनिमम कॉस्ट में आपको मैक्सिमम थ्रूपुट प्रोवाइड कर सकता है। और उसी की जगह पे अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को क्लियर आइडिया नहीं है, इतना इतने एक्सपीरियंस नहीं है हम लोग, तो बहुत बार क्या होगा कि हम लोग या तो जो आपका डिजिटल मार्केटिंग है वो मार्केटिंग में या तो हम लोग लेट हो जाएंगे या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप डेवलपमेंट के लिए जो आपके पास फंड्स है, प्रोजेक्ट के लिए जो एक्चुअल फंड्स है वो कहीं ना कहीं आपके कम हो सकता है। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल डेफिनेशंस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के। सो एक स्पेसिफिक प्लान या डिज़ाइन, इसको हम लोग प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, या एक प्लान आपने जिसके ऊपर काम करना चालू किया है वो हो सकता है, पब्लिक वर्क स्कीम, बहुत सारे सिंपल से वर्ड्स है। नाउ की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, प्लानिंग एंड साइज ऑफ टास्क। की पॉइंट्स अबाउ आर प्लानिंग, बिकॉज एसपीएम में भी हम लोग यही समझेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब तक एक प्रॉपर प्लान ना हो तब तक आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में या प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑन टाइम सक्सेस हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। और प्लानिंग सक्सेस कब होगा, जब आपके पास प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट साइज होगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपको कोई एक XYZ कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब अगर मैं आपको एट अ टाइम पूछता हूँ, आपके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे कोई कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोजेक्ट बनाने का, और मैं अगर आपको एस्टिमेट्स मांगता हूँ कि आप कितना टाइम में ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, कितना इसमें एक्सपेंस हो सकता है, और कितने लोग आपको लगेंगे, तो आप ये एस्टिमेशंस इतने इजीली नहीं निकाल सकते, बिकॉज हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि कॉलेज के जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट्स वो दे रहे हैं वो कितना है, हिडन रिक्वायरमेंट्स कितने। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हिडन रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज बहुत बार उनके हिडन रिक्वायरमेंट्स जो है वो बाद में आपको पता चलता है, जो आपने फर्स्ट टाइम एनालाइज नहीं किए थे, और वो जो है ना वो आपका प्रोजेक्ट का बहुत बार कॉस्टिंग बढ़ा सकते हैं। सो एग्जैक्टली कितने डेवलपर्स आपको लगेंगे, कितने डिज़ाइनर्स लगेंगे, टेस्टिंग के लिए कितने पर्सन लगेंगे, रिक्वायरमेंट गैदर और उसको सेग्रीगेट एनालाइज करने के लिए कितने लोग लगेंगे, ये पूरा एक साइकिल चलता है। तो कितने टाइम लगेगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा,
वो इजीली गैस करना, जब तक आपने ऐसा प्रोजेक्ट ना बनाया हो, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ कि कॉलेज का एक आपको प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन अब कॉलेज प्रोजेक्ट में आपको उनका ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेशन भी पार्ट ऐड करना है। नाउ इट साउंड्स वेरी सिंपल, एक रिजल्ट तो जनरेट करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर होंगे, रिजल्ट जनरेट कर दो। बट एक्चुअल में जब आप एक रिजल्ट जनरेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ। कॉलेज प्रोजेक्ट में आपके जितने एफर्ट्स लगेंगे ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट एफर्ट्स आपके लगेंगे रिजल्ट जनरेट करने के लिए। बिकॉज एवरी सेम एवरी ईयर वी फाइंड डिफरेंट केसेस जहाँ पे वी हैव सपोज आपको यूनिवर्सिटी का हम लोगों का रूल पता ही है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि 3 KT से ज़्यादा अगर आपको है तो हम लोग अलाउ नहीं कर रहे। अब वो 3 KT आपको इंटरनल में कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिकल में कैलकुलेट करना है, या थियोरी में कैलकुलेट करना है, या अगर सबके कंबाइन आपको 3 कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ ये हो गया। उसके बाद सपोज F5 में सेम 1 में उसके 2 KTs थे, सेम 2 ऑल क्लियर हो गया, सेम 3 ऑल क्लियर हो गया, सेम 4 ऑल क्लियर हो गया, लेकिन अब सेम 1 के KTs बाकी है। तो अब क्या हो गया, अभी उसका रिजल्ट तो जनरेट होगा, लेकिन वो रिजल्ट के बेस के ऊपर वो TY में नहीं जा सकता। सो ये बहुत सारे n नंबर ऑफ चीज़ें रहते हैं। प्लस अगर वो TY में क्लियर होता है तो उसका एक एवरेज एग्रीगेट जो रिजल्ट निकलेगा सेम 1 टू सेम 5 सारे मार्क्स कंबाइन करके, तो उसमें भी अगर एक कोई स्टूडेंट है जिसके मल्टीपल सर्टिफिकेट्स है एक ही सेमेस्टर के, तो आप कौन सा वाला सर्टिफिकेट फाइनल कंसिडर कर रहे हो, ये भी हम लोगों को देखना है। इट माइट पॉसिबल कि स्टूडेंट ने ग्रेड इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था, ग्रेड इंप्रूवमेंट में उसके प्रीवियस एग्जाम में जितने मार्क्स थे उससे भी कम आ गए, तो अब वो प्रीवियस वाला रिजल्ट ही कंसिडर करने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। तो अभी उसका जो एवरेज फाइनल ईयर का मार्क्स निकलेगा उसमें ग्रेड इंप्रूवमेंट वाला रिजल्ट को आपको निग्लेक्ट करना है और प्रीवियस वाला रिजल्ट कंसिडर करना है। तो आप देखो कि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाना चालू तो किया, लेकिन जब हम लोग उसको एक्चुअल डेवलपमेंट में ला रहे हैं, जब हम लोग उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं या सोच रहे हैं, वो टाइम पे ये चीज़ें कितने ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। तो डिफिकल्टी लेवल कितना है आपके प्रोजेक्ट में, दैट डिफाइंस कि आपका प्रोजेक्ट का साइज कितना हो सकता है, और उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग बनाएंगे। रिमेंबर, प्रोजेक्ट का साइज बड़ा है, इट डजंट मीन्स कि प्रोजेक्ट डिफिकल्ट भी उतना ही हो सकता है। इट माइट पॉसिबल कि बहुत बार प्रोजेक्ट का साइज बड़ा है लेकिन डेवलप करने के लिए जो लॉजिक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत बार हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स में किया रहेगा। तो साइज एंड प्लानिंग, दिस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ SPM। आई होप जो भी मैं यहाँ तक बता रहा हूँ वो बहुत क्लियर है सबको। ओके, यहाँ पे मल्टीपल टास्क साथ में काम करेंगे एक प्रोजेक्ट के अंदर। मल्टीटास्किंग प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग में जब तक एक पर्सन या एक टीम जब तक प्रोजेक्ट का पूरा रिक्वायरमेंट गैदर करके एनालाइज ना कर दे तब तक हम लोग डिज़ाइनिंग चालू नहीं करेंगे। आपने स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा रहेगा कि हम लोग बेसिकली एक पैटर्न फॉलो करते हैं, और वो जो हम लोग का पैटर्न है उसको हम लोग बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना। और वो जो मल्टीपल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं उसके बाद हम लोग उसको पार्ट बाय पार्ट डेवलप करते हैं। एज वी नो कि एक बड़े प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट डिवाइडिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम एंड देन सॉल्विंग दो स्मॉल प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। तो बस सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक बड़े से प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसके ऊपर आपके अभी मल्टीपल छोटे छोटे टीम्स काम करेंगे, उसको हम लोग मल्टीपल टास्किंग बोलते हैं। यहाँ पे भी वो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। और एसई में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसके लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर मॉडल भी पढ़ा है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का SDLC का मॉडल आपने पढ़ा रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओके, आप लोग बताओ कौन सा मॉडल। सो वी हैव मल्टीपल मॉडल जो आपने एसई में पढ़े रहेंगे, SDLC मॉडल्स बोलते हैं। लाइक वी हैव वन इज वाटरफॉल मॉडल जो सबसे बेसिक मॉडल है। देन उसके आगे आपने इटरेटिव मॉडल सुना रहेगा, इंक्रीमेंटल मॉडल सुना रहेगा। तो ये जो इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल है, ऐसे कुछ मॉडल्स हम लोग यूज़ करते हैं। मैं एक बार आपको जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर मॉडल्स पढ़े थे वो एक दो बता देता हूँ, सो आपको थोड़ा सा बेसिक याद रहेगा।
ऐसे कोई आपने मॉडल सुने रहेंगे, एक प्रोटोटाइपिंग होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, वाटरफॉल मॉडल होता है। अब उसी में अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज हाउ वाटरफॉल मॉडल लुक्स लाइक। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, आगे हम लोग वापस पढ़ेंगे, तो मैं ये सेम चीज़ वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बट हम लोगों को जो काम का है यहाँ पे, वो ये वाला है। आई होप डायग्राम सबको विजिबल है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोग ने ये जो मॉडल है ये आपका इटरेटिव मॉडल है। इटरेटिव मॉडल का मतलब होता है मल्टीपल इटरेशंस। कीप नोटिंग डाउन दिस, हाँ गाइस, नोट करते जाना। तो हम लोग के पास यहाँ पे देखो इटरेटिव मॉडल है। यहाँ पे ये जो साइकिल अगर आप देखेंगे, दिस साइकिल टॉक्स अबाउट वाटरफॉल। तो यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल इटरेशंस है ऑफ वाटरफॉल। दिस इज फर्स्ट इटरेशन 1 ऑफ वाटरफॉल, इटरेशन 2 ऑफ वाटरफॉल, इटरेशन 3 एंड लाइक दैट इट गोज टिल इटरेशन nth इटरेशन। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इटरेटिव मॉडल। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग एक साथ डेवलप नहीं कर सकते, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो प्रोजेक्ट को मल्टीपल ऐसे इटरेशंस में डेवलप करके 1 बाय 1 उसको डेवलप कर सकते हैं। और हाँ, बेस्ड ऑन और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग ऐसे दूसरे SDLCs भी यूज कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल। सो गाइज जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम वंस, उसके बाद हम लोग आगे जाता है। यस सर। हाँ ओके ठीक है। सो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ तक, प्लानिंग, साइज है, मल्टीपल टास्क चलेंगे जैसे हम लोगों ने वहाँ पे बढ़ा वही। और वो जो मल्टीपल टास्क है उसके अंदर हम लोग नॉन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अगर देखेंगे तो वेडिंग हो सकता है, एक डिग्री हो सकता है। डिग्री में जैसे हम लोग का BSc IT डिग्री है, तो वो BSc IT डिग्री एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोगों ने 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया है। सेम वे हाउस कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या पॉलिटिकल इलेक्शंस हो सकते हैं। आप देखो अभी आजकल जो रोज न्यूज़ में चलते रहता है राम मंदिर वाला, तो वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। अब वो प्रोजेक्ट में किसी को अलग से उन्होंने हायर किया हुआ है जो एडवर्टाइज में एक्सपर्ट्स है। तो इसके लिए आप देखो हर जगह आपको पता चलेगा कि राम मंदिर यही एक वर्ड चल रहा है। तो मतलब इतना ज़्यादा एक बूम क्रिएट किया है जिससे सबको वो सेम पैटर्न लगता है कि ओके एक बहुत बड़ा कुछ देश में काम चल रहा है। दूसरे साइड पे वी हैव सम पीपल जो वहाँ पे डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। देन वी हैव सम अदर पीपल जो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होगा वो देख रहे हैं। हम लोगों ने जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग वे में अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, अब ISO क्या करता है, ISO एक मेन एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये है। जैसे आप देखोगे हेलमेट के ऊपर हम लोग ISI मार्क देखते हैं, तो अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क देखता हूँ तो उससे मुझे वो प्रोडक्ट के ऊपर एटलीस्ट इतना भरोसा हो जाएगा कि ओके क्वालिटी ये प्रोडक्ट का अच्छा रहेगा, मैं इसके ऊपर इसको यूज़ कर सकता हूँ कि अगर एक्सीडेंट भी होता है तो ये हेलमेट मुझे बचा लेगा। अब एग्जैक्टली सिमिलर वे अगर मुझे सॉफ्टवेयर के टर्म्स में भी यही बात करना हो कि अगर कभी अगर कोई एक अटैक होता है मेरे सिस्टम या सॉफ्टवेयर पे, या कभी अगर मेरा सिस्टम क्रैश होता है, या अगर मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, या डेटा स्टोर या शेयर या आपस में उसके ऊपर वर्क करने के लिए, तो वेदर आई कैन ट्रस्ट ऑन दिस सॉफ्टवेयर और नॉट। लाइक एज वी यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं सपोज अभी हम लोग, तो हाउ कैन यू ट्रस्ट विंडोज़ 10? माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ नाम सुन के हम लोग उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर माइक्रोसॉफ्ट का नाम ही अगर इनफ था तो जो हम लोगों ने रैंसमवेयर अटैक आपने देखा था एक टाइम पे जहाँ पे सबके कंप्यूटर्स जो है वो लॉक हो गए थे। एक रैंसम नाम का एक जो उन्होंने एक बैकएंड से जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकएंड से एक जो सॉफ्टवेयर अंदर एंटर हुआ था, तो आप अगर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे हम लोग भरोसा करेंगे तो ये चांसेस हो सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट खुद के लेवल्स मेंटेन करता है, मतलब उनके पास भी एक ISO सर्टिफिकेशन है जिससे वो जो उनके यूजर्स है उनके ऊपर उनका ट्रस्ट बना रहता है कि दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर
इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो हम लोग भी अगर कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बोलने के लिए मैं भी कस्टमर को बहुत बड़े चीज़ें बोल दूंगा, लेकिन कस्टमर तब तक भरोसा नहीं करेगा उस पर जब तक वो सॉफ्टवेयर के साथ में ISO सर्टिफिकेट अटैच नहीं होता। आप भी अगर बोलते हो कि आपको डेवलपमेंट आता है तो कोई कंपनी डायरेक्टली आपको हायर नहीं करेगा जब तक आपके साथ एक सर्टिफिकेट अटैच नहीं होगा। वो सर्टिफिकेट आपके पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज जब सर्टिफिकेट के साथ में आएगा तब उसका वैल्यू ज़्यादा है। विदाउट सर्टिफिकेट वो नॉलेज का वैल्यू कम है, एक्सेप्ट कि आपने एक बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ डेवलप कर लिया रहेगा और लोग वो देख के आपको हायर करते हैं। लेकिन नॉर्मल सिनारियो में, मोस्ट ऑफ सिनारियोज में क्या होगा कि हम लोग ये सर्टिफिकेट देखते हैं और उसके बेस के ऊपर हम लोग फिर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है कि नहीं ये डिसाइड करते हैं। हाँ, बट अगर हम लोग फेसबुक या व्हाट्सएप की बात करते हैं तो हम लोगों ने कभी किसी के पास से सर्टिफिकेट मांगा नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हज़ारों लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी स्पेसिफिक बात आए तब ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, टास्क ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इटरेटिव मॉडल में छोटे छोटे टास्क में हम लोगों ने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। एक बड़ा सा गोल अगर आपको अचीव करना है तो वो डायरेक्टली नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपको SPM पूरा सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ा दूँ तो वो आपको हजम भी नहीं होगा, मैं पूरा पढ़ा भी नहीं पाऊँगा वैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वीकली हम लोग 2-3 लेक्चर्स लेते हैं, 1-2 लेक्चर्स लेते हैं, और वो जो लेक्चर्स आपके कंटिन्यूस धीरे 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 चलते जाएंगे, तब जाके आपको फाइनली एक बड़ा सा सब्जेक्ट इजीली आप समझ सके वो वे में कंप्लीट कर सकते हो। सो यहाँ पे भी वही है, एक बंदा थोड़े थोड़े टाइम एक एक प्रोजेक्ट पे काम करता है, ऐसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो धीरे 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 एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। ये अभी बोल वचन चीज़ है। ओके, जॉब वर्सेस प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो, ये जॉब में आपको क्या बोला है, एक रूटीन वर्क है। आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देखे रहेंगे, रोज़ 9 बजे 10 बजे अपने जॉब पे जाते हैं, 3 घंटा 4 घंटा काम करेंगे, एक लंच ब्रेक आता है, लंच ब्रेक के बाद में वापस 3-4 घंटा वही सेम काम करना होता है और उसके बाद उनका ड्यूटी ख़त्म, दैट्स इट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट जो है वो आप ऐसा नहीं है कि रोज़ आपने एक काम किया वही सेम काम होगा। IT में जब हम लोग प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं तो हर दिन आपको एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा, एक नया चैलेंज मिलेगा, जिसको आपको और एक्सप्लोर करना रहेगा, जिसको आपको चेक करना रहेगा कि इसको हम लोग और बेटर वे में कैसे कर सकते हैं। हर एक का आउटकम अलग रहेगा, हर एक को डेवलप करने का वे अलग रहेगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल चैलेंजेस हो सकते हैं, और वो चैलेंजेस जो आपने पहले कभी फेस ही नहीं किए उसको आप कैसे फेस कर सकते हो वो। तो जब भी IT कंपनीज हम लोगों को हायर करते हैं ना, तो वो हायर करने का काम ये नहीं रहता है कि वेदर यू नो डेवलपमेंट और नॉट। रिमेंबर, डिग्री आपके पास BSc IT डिग्री है या इंजीनियरिंग डिग्री है, इट डजेंट मैटर। जब तक आपके पास एक बैचलर का डिग्री है, दैट इज इनफ फॉर देम। उसके आगे जब अगर हम लोग आपको कोई प्रोजेक्ट के ऊपर अपॉइंट करते हैं तो आप वो प्रोजेक्ट में जो डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे उसको टैकल करने के लिए कितना लॉजिकल थिंकिंग आपके पास है, ये बेस के ऊपर हायर करते हैं। मोस्ट ऑफ कंपनीज जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं या फेस टू फेस जो टेक्निकल इंटरव्यू रहता है उसका ये पर्पस रहता है। आपने बहुत बार सुना रहेगा लोगों को बोलते हुए कि भाई MBA कर लो या MCA कर लो, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, MSc IT करो, उसका इतना वैल्यू नहीं होता है। दिस इज टोटली बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है। MCA करने वाले भी बहुत ज़्यादा ऐसे रखड़ रहे हैं और MSc IT करने वाले बहुत अच्छी पोस्ट पे है। बहुत बार ऐसे होता है कि जिसने MSc या MCA नहीं किया है वो भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे है या बहुत अच्छे कंपनी या जॉब पे है। तो प्योरली आपका लॉजिकल थिंकिंग, आपका कैपेबिलिटी कितना है अनसर्टन आउटकम्स को टैकल करने के लिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको सॉल्व करने के लिए, ये आपका लॉजिकल बिहेवियर को कंपनीज हायर करते हैं, आपके डिग्रीज को हायर नहीं करते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो जॉब एक सेम चीज रिपीट होते रहता है, उसको जॉब बोलते हैं। लेकिन एक्सप्लोरेशन में क्या होगा, फाइंड और क्योर ऑफ कैंसर। अब एक ही कैंसर का ट्रीटमेंट 10 अलग वे में हो सकता है, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट वे क्या है जिसमें हम लोगों को 100% या 99 या 90% बचा सके। जैसे आप देख लो कि बेस्ट अभी के टाइम पे आप देख लो कि
हज़ारों वैक्सीन बनाने का कोशिश चल रहा है, लेकिन उसमें से हम लोग कोई 1 2 या 3 यूज़ करेंगे जो बेस्ट होंगे, जिसको एक बार यूज़ करने के बाद लाइफ टाइम आपको वापस कभी भी वो सेम वैक्सीन का डोज रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो वो एक्सप्लोरेशन हो गया। अगेन जो भी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना इसको। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो चलो कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेक्ट क्या क्या रहेंगे? वी हैव मल्टीपल टास्क, जैसे एक नॉन रूटीन रहेंगे। नॉन रूटीन मतलब कि सडनली कोई बग या कोई एरर आ गया तो आपको सबसे पहले बाकी का काम छोड़ के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज नॉन रूटीन टास्क। सर्टन प्लान टास्क रहेंगे कि ओके आज के दिन में आके मुझे इतना काम खत्म करना है, एक वीक में इतना करना है, एक महीने का हम लोग का इतना एम है। देन विद इन वीक आपको कोई एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना है वो। देन कैरिड आउट फॉर अ कस्टमर, कि इतना कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, इतना काम हम लोग को इतने टाइम में कंप्लीट करना ही पड़ेगा। टेम्पररी हम लोग कोई एक वर्क ग्रुप बना सकते हैं, या टेम्पररी कुछ चीज़ नहीं चल रही है तो उसका ऑल्टरनेटिव, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जुगाड़ करते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। सेवरल जो स्पेशलिज्म कुछ रहेंगे वो हम लोग वहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक चैटिंग या चैटिंग फैसिलिटी ऐड कर दिया है, या फिर चैटिंग के साथ में हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी डाल दिया है, या फिर हम लोग उसके साथ में GPS टेक्नोलॉजी साथ में ऐड करते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, और ऐसे मल्टीपल फेजेस जो आपके बनेंगे, जैसे हम लोगों ने इटरेटिव में पढ़ा, मैंने आपको अभी डेफिनेशन बोला, इटरेटिव मींस मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल। दिस इज वाटरफॉल मॉडल 1, वाटरफॉल 2, वाटरफॉल 3, ऐसे मल्टीपल। जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जितना ज़्यादा इटरेशंस बनेंगे, उतने वाटरफॉल के साइकिल्स चलेंगे। सो इटरेटिव मॉडल मीन्स मल्टीपल साइकिल्स और मल्टीपल लेयर्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल, और उसको हम लोगों को लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्स में अचीव करने का टाइम ट्राई करना होता है। कंस्ट्रेन मतलब हम लोग अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करते हैं तो वो आपको एक कंस्ट्रेन, एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है कि इतने टाइम में, इतने रिसोर्सेस में आप कितना काम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर 3 इटरेशंस है, 3 पार्ट है, मतलब मिनिमम मेरे पास 3 टीम्स तो होने चाहिए। गेटिंग? सो हम लोग कितने इटरेशन कंप्लीट कर रहे हैं और हर एक टीम में कितने लोग होने चाहिए। एंड रिमेंबर, एक टीम में आप सारे एक्सपर्ट्स को नहीं डालेंगे। जैसे आपको अगर हम लोगों ने TY के बाद हायर किया है तो आप फ्रेशर हो, तो जब हम लोग आपको हायर करेंगे तो आपका ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा कि हम लोग कोई सर्टन जो एक्सपर्ट्स है, जो एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस पर्सन्स के साथ में हम लोग फ्रेशर को रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो 3 टीम बनेगा, और इमेजिन कि हर एक टीम में अगर 5 लोग हैं तो उसमें से 3 फ्रेशर्स रहेंगे, 2 एक्सपीरियंस रहेंगे, लाइक दिस। सो दैट वो 2 लोग जो है अगर कहीं पे फ्रेशर्स कोई काम में अगर अटक जाते हैं और टाइम अगर एक्सीड हो रहा है उनका वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने का, तो वो टाइम पे एक्सपर्ट जो है वो टास्क का कंट्रोल लेंगे या गाइड करेंगे फ्रेशर्स को, जिससे तीनों टीम जो है उसका बैलेंस बना रहे और हम लोग आगे और नए डेवलपर्स या टेस्टर्स या डिज़ाइनर्स जो भी है उनको भी आगे ट्रेन कर सके और आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम चलते रहे। नाउ आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत बार यहाँ पे देखो, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट है तो प्रॉब्लम नहीं है, एक सेम चीज़ हम लोग अलग अलग वे में रिपीट करते जाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट आपका बड़ा नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। डेवलपमेंट के लिए आपको जो लॉजिक अप्लाई करना है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग रिजल्ट जनरेट करेंगे, कॉलेज का एक वेबसाइट बनाना है, इट इज़ वेरी सिंपल। आके यहाँ पे एडमिशन होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, आपके डिटेल कहीं पे तो जाएंगे, वो एक्सेप्ट होंगे तो आपका एडमिशन का नोटिफिकेशन आपको आएगा, एक ईमेल आएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल टू डेवलप एज कम्पेयर टू डेवलपिंग अ रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि ओके कोई एक पर्सन जब वो उसको ग्रेड कभी अलॉट होगा जब वो इंटरनल में सारे सब्जेक्ट्स में पास हो, प्रैक्टिकल में सारे सब्जेक्ट्स में पास हो और थियोरी में सारे सब्जेक्ट्स में पास हो। नाउ जस्ट इमेजिन
कि ये कंसेप्ट जो है ये BSCIT के लिए है, BMM BCom के लिए अगेन उनका ग्रेडिंग पैटर्न अलग होगा, उनके इंटरनल पैटर्न अलग रहेंगे, उनको प्रैक्टिकल्स नहीं है तो उनके मार्किंग पैटर्न्स अलग रहेंगे। तो विद इन वन सॉफ्टवेयर एज एंड व्हेन स्ट्रीम चेंजेस आपको अगेन लॉजिक में चेंजेस करने पड़ेंगे। और बीकॉम का मैंने बात किया, उसको आप छोड़ो, आप जूनियर कॉलेज की बात करो तो एक ही कॉलेज है जहाँ पे 11th 12th भी है और डिग्री कॉलेजेस भी है। तो अभी अगर मैं जूनियर कॉलेज की भी बात करता हूँ तो एक ही कॉलेज में आपका जो रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है वो कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, ये तीनों के लिए रिजल्ट जनरेट करेगा। मतलब तीनों का रिजल्ट पैटर्न, ग्रेडिंग पैटर्न अगेन इट्स टोटली डिफरेंट। सो you can just imagine the level of complexity we have in result generation software, वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, एंड अगेन यहाँ पे आपको एक सिंपल सा मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज दिया है, ट्राई करना है इसको। नाउ एक टाइटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिया आपको, आर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स? व्हाट डू यू थिंक? Yes, it is always different because फिजिकल प्रोजेक्ट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं कि वो ब्रिज आधा बना है, स्टार्ट हुआ है या थोड़ा सा ही बाकी है कंप्लीट होना। सॉफ्टवेयर को देख के आप नहीं बता सकते कि सॉफ्टवेयर आपका कितना बना है बिकॉज वो विजिबल ही नहीं होता है। देन एक अगर मुझे बिल्डिंग बनाना है तो वो बिल्डिंग को देख के मैं बता सकता हूँ कि ओके इतने फ्लोर का बनना है, इतने जगह में बनना है, तो कैसा बनेगा। सॉफ्टवेयर को आप देख के उसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बार जज नहीं कर सकते। देन सेम वे फ्लेक्सिबिलिटी, और वही सेम वर्ड्स है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो दिस आर द कंपोनेंट्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर 4 वे में आपका जो फिजिकल प्रोजेक्ट्स है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से अलग होता है, वो यहाँ पे दिया है। देन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये दोनों में क्या फ़र्क होता है ये समझते हैं अभी हम लोग। एंड आई थिंक यहाँ तक मैंने जो भी कुछ एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियर है। यस, डू वन थिंग, यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपका अटेंडेंस कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे करते हैं।